हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत मजे में हैं, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बिंदास हैं। सो आप लोगों का स्वागत है सतीश बैच फॉर आईआईटीज़म 2023। सो आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है ऑर्गेनोमेटालिक को लेके। सो मैं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर महिपाल। सो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटालिक। तो ऑर्गेनोमेटालिक में हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कुछ लाइक मेटल्स वगैरह इनऑर्गेनिक से आएंगी, तो लाइक ये लिगेंड वगैरह और उसके साथ वो इन ऑर्गेनिक का पार्ट होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको ऑर्गेनोमेटालिक कहते हैं। सो हम लोग यहाँ देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक, सिंपल सा कहाँ से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक किसे कहते हैं। सेकंड हमारा होने वाला है ईएन रूल। ईएन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, उसके बाद इसकी जगह हमारा ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों आया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को लेके क्वेश्चन बनेगा। हेप्टिसिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने पहली बार सुनी होगी, बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा। हेप्टिसिटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है मेटल कार्बोनाइल एंड देयर बॉन्डिंग। मेटल कार्बोनाइल और उनकी बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है, किस टाइप की वो बॉन्डिंग रखते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग कैसे करते हैं, मेटल कार्बोनाइल पाई बॉन्डिंग इनकी कैसी होती है, सब देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। ये कैसे मेटल कार्बोनाइल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, हाई न्यूक्लियरिटी लो न्यूक्लियरिटी के ऊपर इस बेस पे इसको क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों से ही मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली दोनों पार्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या, फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी को, या न्यू CO या न्यू CC कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसको, या फिर न्यू CO दोनों को अफेक्ट करेंगे। ये हम यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, लाइक चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स या मेटल के ऊपर चार्ज कैसे इफेक्ट करेगा, या फिर लीगेंड किस टाइप के पाई डोनर होंगे, या लाइक पाई एक्सेप्टर होंगे या सिग्मा डोनर होंगे, उस पर ऊपर डिपेंड करेगा इसका। ठीक है, सो यहाँ से हमें ये फैक्टर सारे देख रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन कैसे करेंगे मेटल कार्बोनाइल की, डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन करके, या फिर जितने भी टाइप की है इसमें सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कौन कौन सी रिएक्शन है वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, हमारा स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनोमेटालिक। सो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देते हैं ऑर्गेनोमेटालिक किसको कहते हैं। सबसे पहले क्या था, एडवर्ड फ्रैंकलिन थे। एडवर्ड फ्रैंकलिन ऑर्गेनोमेटालिक के फादर कहलाते हैं, जिसने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनोमेटालिक की टर्म को यूज किया था, वो साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड फ्रैंकलिन। ठीक है, एडवर्ड फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये किया था इनिशिएट। सो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे, जिसके अंदर एक मेटल और कार्बन बॉन्ड एग्जिस्ट करे, उसको कहेंगे हम ऑर्गेनोमेटालिक। मेटल और कार्बन बॉन्ड एग्जिस्ट करे उसको आप कहेंगे ऑर्गेनोमेटालिक। ठीक है, सो जिसके अंदर मेटल और कार्बन बॉन्ड होगा उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक करेंगे। बट दिस कंडीशन इज नॉट रिजिड। भाई रिजिड नहीं है, इट इज फ्लेक्सिबल कंडीशन। क्या है कि ये बिल्कुल रिजिड कंडीशन नहीं है, फ्लेक्सिबल है। लाइक ये जरूरी ही नहीं कि मेटल और कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो। देखो, जो मेटल और कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो तो ऑर्गेनोमेटालिक होएगा डेफिनेटली, बट जिसके अंदर मेटल और कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हमें डायरेक्टली ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है, डायरेक्टली हमें ना दिखाई दे रहा हो, और इन बिटवीन द रिएक्शन कहीं मेटल और कार्बन बॉन्ड बनता है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, उसको भी हम ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसी के लिए हम इसको बोलते हैं कि ये रिजिड कंडीशन नहीं है कि मेटल और कार्बन बॉन्ड हमें दिखाई ही दे या हमारे सामने हो, तभी हम इसको ऑर्गेनोमेटालिक बोलेंगे। ये एक फ्लेक्सिबल कंडीशन है। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमें मेटल और कार्बन बॉन्ड डायरेक्टली दिखाई देता है, कुछ एक्सेप्शन भी है इसके। सो इसके बाद हम देखते हैं, जैसे एक्सेप्शन में क्या देख रहे हैं हम इसको, जैसे हमारा ये है NaCN, ये ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक के और कुछ एग्जांपल आप लोगों को लेके दिखाएं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं ऑर्गेनोमेटालिक के। जैसे एग्जांपल देखें तो RMgX है, RMgX हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो RMgX हमारा एक ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है। इसके अंदर क्या है, R एक मिथाइल इथाइल या कोई भी कार्बन चेन की रिंग है, R इज इक्वल टू R, या हमारा CH3 भी हो सकता है, C2
CH2 CH3, ठीक है। इस टाइप से कोई भी कार्बन चेन या मिथाइल या फिनाइल कोई भी रिंग हो सकती है। सो ये हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल और एक्स हमारे हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इस टाइप से अगर हमें मिथाइलेशन करनी होती है, इथाइलेशन करनी हो तो RMGX ग्रिग्नाट रिएजेंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा हमारा एक होता है विल्किंसन कैटालिसिस। दूसरा हमारा होता है विल्किंसन कैटालिसिस। विल्किंसन कैटालिसिस भी ऑर्गेनोमेटालिक एक ऑर्गेनोमेटालिक है, बट इस विल्किंसन कैटालिसिस के अंदर क्या है, दूसरा हमारा विल्किंसन कैटालिसिस है, बट विल्किंसन कैटालिसिस में हमको क्या देखने को मिलता है कि मेटल, हाँ मेटल इसके साथ भी सीधा सीधा विल्किंसन कैटालिसिस का आप लोगों को स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं PB विल्किंसन कैटालिसिस का स्ट्रक्चर। विल्किंसन कैटालिसिस का स्ट्रक्चर हम बनाए तो इसमें थोड़ा स्पेस की कमी है, बनाते हैं। सो RH विल्किंसन ये हमारा विल्किंसन कैटालिसिस है। तो विल्किंसन कैटालिसिस का यूज क्या होता है, देखो विल्किंसन कैटालिसिस को यूज करते हैं हम विल्किंसन कैटालिसिस का यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। सो ये हमारे हो गए ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स, ये क्या हमारा नॉन ऑर्गेनोमेटिक, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको बता दिया कि देखो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन इसकी क्लियर कर दी है कि जिसके अंदर एक मेटल और कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स। बट दिस कंडीशन इज नॉट रिजिड, दिस इज फ्लेक्सिबल, कि जरूरी नहीं हो जो डायरेक्ट दिखा, जैसे हमारा बताया बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें डायरेक्टली हमें मेटल और कार्बन जैसी साल्ट जैसे दिखाई देगा, डायरेक्टली मेटल और कार्बन कहीं बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, बट इन बिटवीन जैसी साल्ट होता है उसमें क्लियरली हमारा जो अल्कीन उसके साइड में है उसके पाई बॉन्ड के साथ अट्रैक्शन होता है, बट इन बिटवीन द रिएक्शन वो अट्रैक्शन मेटल और कार्बन का हो जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स। सो बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स में क्या है कि किस टाइप की बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है। सो बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्डिंग में क्या होगा, मेटल के साथ किस टाइप से लिगेंड इंटरेक्ट करता है वो हमारा बॉन्डिंग का पार्ट होगा। सो मेटल के साथ लिगेंड के बारे में हमें यहाँ से सब मस्ट पता होना चाहिए कि जैसे लिगेंड हमारा किस टाइप का होगा उस पर डिपेंड करेगी बॉन्डिंग हमारी, ठीक है। तो लिगेंड हमारा किस टाइप का होगा उस पर हमारी डिपेंड करेगी, उस पर हमारी बॉन्डिंग डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले क्या है, लिगेंड हमारा किस टाइप का होगा उस पर डिपेंड करेगी हमारी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमारा फर्स्ट पार्ट आता है लोन पेयर डोनर, लिगेंड होंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे होगा पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा सिग्मा डोनर, ये तीन टाइप की हमारी बॉन्डिंग होगी। तो तीनों टाइप की बॉन्डिंग हम इजीली दे सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, कि इनके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आएंगे। इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारा मेटल है कोई भी, और मेटल में अगर ये हमारा लोन पेयर डोनर होगा, ये हमारा लोन पेयर डोनर का एग्जांपल है, तो ये बॉन्डिंग का ही पार्ट है। दूसरा पाई एक्सेप्टर के अंदर हम देखते हैं ये हमारी मेटल है, तो भाई साहब ये देखिए CH2, ये पाई एक्सेप्टर का है। तीसरा हमारा आता है सिग्मा डोनर के अंदर क्या होगा मेटल, ये हमारा सिग्मा डोनर। सो ये तीन टाइप की इसके अंदर क्या है हमारी, तीन टाइप की हमारी बॉन्डिंग है। ये H2 है कोई, ये हमारा सिग्मा डोनर,
ये हमारी बॉन्डिंग हो रही है। बॉन्डिंग किस किस टाइप से हो सकती है? ये बॉन्डिंग हमारी हो सकती है लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, ठीक है। बॉन्डिंग हमारी दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है लोकलाइज्ड बॉन्डिंग और दूसरा हो सकता है हमारा डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग, ठीक है। दो टाइप की हो सकती है, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे लोन पेयर इसको डोनेट करके मेटल को, ये हमारा हो जाएगा लोन पेयर डोनर लिगेंड, और ये हमारे जैसे इसमें से क्या पाई एक्सेप्टर लिगेंड यहाँ से डोनेट करेंगे, बट ये रिवर्स में पाई बॉन्डिंग के साथ पाई बॉन्ड से रिवर्स में अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि इसमें पाई बैक बॉन्डिंग होती है। तीसरा हमारा होता है सिग्मा डोनर। तीनों बता दी किस किस टाइप की होती है, लोकलाइज होती है, डीलोकलाइज, ठीक है। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा होने वाला है पार्ट लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हमने बता दिया लीगेंड के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी मेटल के साथ किस टाइप से लीगेंड बिहेव करेगा, उस पर डिपेंड करेगी हमारी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं लीगेंड कितने टाइप का है, 3 टाइप का हमारा लीगेंड है, तीनों टाइप यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले हमारा ये, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर हमने अभी बताया था कि दिस इज द ब्रिज बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। सो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट में यहाँ पे क्या डिपेंड करता है कि अगर हमारे लीगेंड जितना भी है लीगेंड मेटल के साथ, लाइक फर्स्ट इनऑर्गेनिक में जैसे हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमारा जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन, जैसे ट्रांजिशन मेटल है या फिर इन ट्रांजिशन मेटल है या फिर हमारा मेन ग्रुप एलिमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्लासिफिकेशन इसकी 3 टाइप से होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आर, देखो थ्रू आउट में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को किससे डिनोट करूंगा, OMC से, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ये आप ध्यान रखना किससे मैं डिनोट करूंगा इसको, OMC से, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटालिक, ठीक है। तो सबसे पहले मेन ग्रुप, फर्स्ट वन है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में क्या होगा कि मेटल हमारी मेन ग्रुप की होगी। फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल इसके हैं जैसे टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम, जैसे लिथियम यहाँ से आ गया है RMgX, जिसके अंदर हमारा मैग्नीशियम आ रहा है, और उसके बाद हमारा होता है टेट्रा इथाइल लेड, यहाँ पे हमारा लेड आ रहा है, और एक यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, वो है N ब्यूटाइल लिथियम, कोई भी लिथियम का। ये सारे इसके मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर मेटल हमारी मेन ग्रुप से ली जाए, उसको बोलते हैं मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे मेन ग्रुप इसका हो गया है। सेकंड हम यहाँ देखते हैं, सेकंड हमारा होगा ट्रांजिशन मेटल, सेकंड हमारा होगा ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में क्या होगा कि हमारी मेटल है वो ट्रांजिशन सीरीज से आएगी हमारी। तो इसके एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं FeCO5, और उसके बाद हमारा इसके अंदर होता है कॉपर R2CuLi। ये हमारे हो गए ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। और थर्ड वन हमारा होगा इनर ट्रांजिशन और
F block ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सो इसके अंदर, इसके एग्जांपल में, जैसे इसके अंदर क्या होगा हमारा कि जो भी हमारी मेटल होगी वो इनर ट्रांजिशन या F ब्लॉक एलिमेंट से आएगी। सो इसके लिए हमारा तो यहाँ पे मेटल हमारी होगी इनर ट्रांजिशन मेटल यहाँ से हमारी आएगी। ठीक है। सो ये सारा हमारा क्लासिफिकेशन तीनों टाइप से हमने कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं हम हमारा, सबसे पहला हमारा यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा था? क्रोकोडाइल ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा? ये हमारा क्रोकोडाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है। क्रोकोडाइल ऑक्साइड फर्स्ट हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है मेन ग्रुप एलिमेंट से। ठीक है। इसी टाइप से हम देखेंगे सेकंड में हम क्या देखते हैं? दूसरा हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये कौन सा होगा? फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कैसा होगा? जेसी साल्ट फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। तो इसके अंदर हम देखते क्या है, इसके अंदर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। PtCl3 ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया। ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो आप इजीली इसको देख सकते हैं, क्योंकि के पॉजिटिव आ गया तो इसको काउंटर बैलेंस कर दिया। ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को क्लासीफाई कितने टाइप से कर दिया हमने? 3 टाइप से क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहले देखा मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो मेन ग्रुप का हमारा क्लियरली है कि यहाँ पे कौन कौन सी मेटल हमारी मेन ग्रुप से आएगी, बाकी लिगेंड हमारा वही लिगेंड का तो हमारा वही ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे जितने भी। और ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में क्या होगा? मेटल हमारी सारी है, जैसे ट्रांजिशन से ये है लाइक कॉपर, यहाँ ट्रांजिशन मेटल है। और यहाँ पे मेटल सारी ये मेटल हमारी इनर ट्रांजिशन लाइक F ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, तो उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स फ्रॉम द इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल। तो EAN रूल में क्या देखा गया था? EAN रूल में क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी मेटल लाइक हर दुनिया की हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है कि वो स्टेबल होना चाहती है। तो स्टेबिलिटी EAN रूल का मतलब है, EAN रूल का मतलब है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। लाइक उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 36 जो भी हमारा नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको अटेंड करेगा। तो उसी को हम कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल। तो EAN रूल के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी हम उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वो हमारे अगर किसी नोबल गैस के इक्वल आते हैं तो वो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, अगर नहीं आते हैं तो वो हमारा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो यही स्टेबिलिटी देखते हैं, इसी के
प्रॉपर्टी हम बोलते हैं ई एन रूल। सो बाद में ई एन रूल को रिप्लेस करके हमारा आया 18 इलेक्ट्रॉन रूल। वो क्यों आया? क्योंकि रूल तो सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इसमें, बट इसमें क्या था, ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, इसमें पूरा ही मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सभी का हमें जोड़ना पड़ता है, बट उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं ओनली। सो 18 इलेक्ट्रॉन रूल थ्रोली, ये क्या हो गया कि जैसे कोई भी नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन हो, बट हमें सिर्फ 18 तक ही सीमित रहना है और वही काउंट करना है, तो जिसके बेस पे हमें सभी हमारे कंपाउंड होते हैं उनके थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1960s के नियर अबाउट क्या था कि ई एन की जगह रिप्लेस करके हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल आ गया था। तो चलिए हम देखते हैं। ई एन रूल से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लीगेंड, चार्ज ऑन लीगेंड, ये फॉर्मूला है। तो इसी के अंदर हम जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी देखा था जेसी साल्ट, तो जेसी साल्ट का अगर हम निकालना चाहें Pt Cl3 C2H4, चार्ज है माइनस। सो इसका हमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो प्लेटिनियम हमारा कितना, प्लेटिनियम का हमें निकालना है यहाँ पे, तो चार्ज कितना है यहाँ पे माइनस था, तो चार्ज यहाँ पे लिख दिया हमने -1 इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको हम ले लेते हैं x, और यहाँ पे कितना है -3 Cl का, इसका C2H4 का कंट्रीब्यूशन 0 होता है तो इसके ऊपर कोई वो नहीं होता, बट Cl के ऊपर -1 होता है तो ये कितना देगा -3, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं अगर हम इसको -3 को इधर लेके आते हैं तो x इज इक्वल टू -1 + 3, सो x इज इक्वल टू 2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला हुआ है, इसको यूज कर सकते हैं, एक छोटा सा पार्ट था। अब यहाँ से हम देखते हैं ई एन रूल, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट मूव करते हैं ई एन रूल की तरफ। ई एन रूल का हम एक एग्जांपल आपको लेके दिखाएं, NiCO4, इसके थ्रू आपको ई एन रूल समझाते हैं। अब इसके अंदर क्या देखना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ई एन रूल हमारा क्या कहता है, NiCO4 का इफेक्टिव डज इट फॉलो ई एन रूल और नॉट, ये हमें देखना है। तो ई एन रूल इसके इस एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। देखो निकल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकल का कितना होता है एटॉमिक नंबर, निकल 28, एक कार्बोनाइल कितना देगा हमारा 2। ये हमारी अभी नेक्स्ट आगे स्लाइड में चल के आपको एक टेबल मिलेगी, वो जरूर याद करनी, उस टेबल के बेस पे बहुत कुछ आपको करना है। CO हमारा 2 देता है, टोटल CO कितने हैं यहाँ पे 2 CO से हमें मिल जाएगा 4, ठीक है। टोटल CO है 8, एक CO 2 देता है तो 4 CO हमको कितना देगा 4 × 2 दैट मीन्स 8। सो यहाँ हो जाएगा टोटल एटॉमिक नंबर का कंट्रीब्यूशन देखें तो NiCO4 इज इक्वल टू 28 प्लस 2 × 4 दैट मीन्स 28 + 8 36, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 36। सो ये 36 हमारा क्या कह रहा है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इतने एटॉमिक नंबर पे देखें हम 36 पे जाके देखें, जो 28 पे निकल था लेकिन 36 पे जाके देखें तो यहाँ पे हमें एक नोबल गैस मिलेगी। दैट मीन्स ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स दिस organometallic complex is स्टेबल, ये हमारा एक स्टेबल ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सिमिलरली हम एक एग्जांपल और इसके अंदर कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये हमने क्लियर ई एन रूल यही है ई एन रूल। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। CrCO6, तो इसके अंदर भी हम लगा रहे हैं ई एन रूल। तो ई एन रूल यहाँ पे क्या कहता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Cr का हमारा होता है 24
और CO हमने कितना बताया, एक कार्बोनाइल हमारा 2 देता है, ठीक है। तो एक कार्बोनाइल 2 देता है तो 12 कार्बोनाइल कितने देंगे, 6 CO कितना हो जाएगा हमारा टोटल 12। तो टोटल ये जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। सिमिलरली दिस कॉम्प्लेक्स ऑल्सो organometallic complex is also a stable, ये भी हमारा एक स्टेबल ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ईएन रूल आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या कहता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करे, अटेन करना चाहिए। अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है, मान लो यहाँ पे CrCO5 होता तो ये 34 होता, तो दिस इज नॉट ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड नहीं कर रहा, नहीं अटेन कर रहा, तो दैट मीन्स ये अनस्टेबल है और ये इन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो बोथ the given complex follow EN रूल, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हमारे EN रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक। सो नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम देखने वाले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बाद अगला हमारा पार्ट आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हेप्टेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है हेप्टेसिटी। अब आप लोगों को हेप्टेसिटी के बारे में नहीं पता होगा। देखो हेप्टेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी लिगेंड है, कोई भी लिगेंड उसके अंदर जब हमारी मेटल को वो डोनेट करेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, वो इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो सबसे पहले ईटा 1 के लिए लिखा, देखो मेटल M जैसे इस टाइप से यहाँ पे कार्बन है। दूसरा अगर हम यहाँ पे और ले लें, मेटल के साथ CH3 या मेटल के साथ R है, ये दोनों भी ईटा 1 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हैं। ये भी हमारा एक ही, ये ईटा 1 और ये सारे मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। ये भी हमारे एक ही डोनेट करेंगे, ठीक है। या फिर एक और इसके बाद है CH2CH3, ये भी हमारा एक ही डोनेट करेगी। सो ये सारा ईटा 1 है। दूसरा हम देखते हैं ईटा 1 के बाद कुछ हमारे ईटा 2 भी हैं, और इसके एक एग्जांपल यहाँ पे और लेते हैं। ये भी हमारा एक ही करता है। तो ये सारे एग्जांपल ईटा 1 के हैं। सो सिमिलरली अगर हम देखें, अगर हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। अगर हमारी मेटल है और उसके साथ डबल बॉन्ड ऐसे है, इस टाइप से डबल बॉन्ड है, या M ट्रिपल बॉन्ड ऐसे है, ठीक है। तो ये सब भी हमारा क्या करेगा, ये सब भी हमारा क्या करेगा, उसी टाइप से ईटा 1 की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर ये दोनों बॉन्ड अगर ये मेटल के साथ इस टाइप से है, तो ये हमारा ईटा 2 की कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा किस में चला जाएगा, ईटा 2 की कैटेगरी में, ठीक। सो उसी टाइप से हम नेक्स्ट देखते हैं। उसी टाइप से हमारा नेक्स्ट ये ईटा 2 में आ जाएगा। ये भी हमारा ईटा 2 की कैटेगरी में है। और ईटा 2 की कैटेगरी के 2 एग्जाम्पल हमने ले लिए। और अगर देखें ईटा 2 के बाद हमारा ईटा 3 आता है, ईटा 3 आता है। एक हम और दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा ईटा 2 ही है, ठीक है। ये भी हमारा ईटा 2 है, ये भी हमारा ईटा 2 है, ये भी हमारा ईटा 2, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ईटा 3 के लिए। सो ईटा 3 के लिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, ईटा 3 के लिए हम आपको ये हमारा ईटा 3 है, ये भी ईटा 3 है, ये हमारा ईटा 2 है,
एक रिएक्शन में दिखाते हैं आपको HbCl5 ईटा 3 में होगा, ईटा 2 में होगा। ठीक है, सो ये सबको एक्सप्लेन करते हैं अभी ये सब क्या चीज़ हो रही है ईटा 2 और ईटा 3 के साथ, किस टाइप से ये हेप्टेसिटी का चैप्टर है, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे एक कार्बन है सिंगल, अगर ये कार्बन एक सिंगल कार्बन के साथ ये मेटल अटैच है तो मतलब कहने का मतलब है ईटा 1, इसका कंट्रीब्यूशन ओनली 1 होगा। मेटल के साथ जिसके इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे उसके अंदर एक और ये ऐड करा देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही अगर एक मिथाइल ग्रुप HCl3 अटैच है तो एक ही कंट्रीब्यूशन करेंगे इसके साथ, जैसे ये कार्बन के साथ ऐड है उसके साथ कार्बन के साथ दूसरा ऐड है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी 1 ही कंट्रीब्यूट करेगा। ये रिंग पूरी जुड़ी हुई है मेटल के साथ, मतलब ये एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हो तो इसका मतलब भी ये है कि ये एक ही कंट्रीब्यूशन देगा। रिंग है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ से अगर इस टाइप से कनेक्टेड है तो ये डबल बॉन्ड हो या कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ से भी एक ही कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ना। बट अगर ये पाई की टाइप से सिग्मा की तरह, अगर यहाँ से सिग्मा की तरह डोनेट करेगा तो 1 करेगा, बट यहाँ से पाई की तरह डोनेट करेगा। यहाँ से सिग्मा बॉन्ड से डोनेट कर रहा है दोनों के अंदर, बट यहाँ पाई बॉन्ड से डोनेट कर रहा है। सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करता है तो यहाँ ईटा 1 ही आएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड की तरह एक ही बॉन्ड डोनेट कर रहा है। बट साइड से अगर ये साइड से डोनेट करेगा तो ये जैसे डबल बॉन्ड है तो यहाँ से क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाला यहाँ कंटेन रहता है, बट यहाँ पे जो हमारा पाई वाला है ये मेटल को हमें देगा 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से मेटल को 2 दे रहा है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 का कंट्रीब्यूशन कर रहा था, इसका मतलब है ये ईटा 2 है, हेप्टेसिटी इसकी क्या होगी ईटा 2। सिमिलरली हम देखते हैं कि ये मेटल है हमारी एक CH2, ये दोनों CH2 अलग अलग देते हैं, एक ये देगा एक ये देगा, तो यहाँ से मेटल का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूशन कितना एक्सेस हो जाएगा, 2 का बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये भी हमारा ईटा 2 कहलाएगा। सिमिलरली अगर ये पाई बॉन्ड है, अगर पाई बॉन्ड से यहाँ से अगर इधर से कोई मेटल जुड़ता तो सिग्मा से डोनेट होता, बट ये साइड से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, तो कंट्रीब्यूशन इसका 2 होगा। सिमिलरली हम 3 के देखते हैं, जैसे वहाँ पे 2 का था, लेकिन ये तीनों के तीनों कार्बन के साथ या अगर मेटल या अगर हमारी इधर मेटल आती है, तीनों के तीनों कार्बन के साथ मेटल का शेयरिंग होता है तो ये तीनों सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे, दैट मीन ईटा 3 का कंट्रीब्यूशन है। इसी टाइप से अगर ये है तो ईटा 3 का, और यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड था ये ईटा 2 का कर रहा है, बट इसके अंदर अगर ये Cl+ चार्ज देता है और तीनों ही कार्बन का कंट्रीब्यूशन जाता है मेटल के पास, तीनों ही कार्बन का कंट्रीब्यूशन जाता है मेटल के पास, तो दैट मीन्स ये हमारा तीनों का ही जाता है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा ईटा 3। ऐसे ही ये देखते हैं CP साइक्लोपेंटाडाइनिन रिंग के अंदर क्या होता है कि अगर ये कार्बन सिंगल ये कार्बन डोनेट करता है तो ये हमारा ईटा 1 की फॉर्म में आएगा। अगर हमारा सिंगल ये कार्बन करता है तो दूसरा, अगर हमारा ये सिंगल के बजाय हमारा अगर ये 3 कार्बन 1 2 3 ये तीनों कार्बन के साथ ये बॉन्ड हमारा शेयरिंग में है, दैट मीन्स ये 3 कार्बन मेटल को डोनेट करेंगे तो ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा ईटा 3 के अंदर। और 500 के 500 कार्बन अगर यहाँ से हिस्सा लेते हैं मेटल के साथ बॉन्डिंग में तो उसका मतलब हो जाएगा ईटा 5। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल के क्वेश्चन के अंदर ये वाले जितने भी फॉर्म है सारे के सारे फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इन्हीं फॉर्म को यूज करते हुए क्वेश्चन के अंदर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का 18 इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन में फंसाएगा और वहीं से आपको दिक्कत स्टार्ट होगी। सो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन रूल की तरफ। नेक्स्ट हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल की तरफ मूव करते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने देखा था EAN रूल, अभी हमने देखा यहाँ पे EAN रूल। EAN रूल हमने देखा, तो EAN रूल में हमने क्या देखा, बहुत इजी था। EAN रूल में ऐसा कुछ था नहीं, देखो सिंपल सी बात है, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जितने लिगेंड हम उसमें डोनेट कर रहे हैं, डोनर का हमारा कंट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए। अगर टोटल का जोड़ किसी नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आता है तो वो फॉलो करता है EAN रूल को, अगर वो नहीं आता तो नॉट फॉलो करता है, फॉलो करता है तो स्टेबल होगा, और नहीं फॉलो करता था तो स्टेबल होगा। क्यों भाई, ऐसा ही है ना। तो ये हमारा EAN रूल कहता है। अब EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या डिफरेंस हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हमको 18 इलेक्ट्रॉन ही देखना है। 18 का जोड़ आता है तो स्टेबल है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 16 का जोड़ होता है, बाकी 18 का जोड़ होता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमारा ट्रांजिशन मेटल पे ही लगता है, ये देख ठीक है। इसके कुछ रूल्स है, ये लिख लो। पहला हमारा क्या है, 18 electron rule is
applicable only for transition metal, ठीक है। नंबर 2, the complex that obey that obey 18 and 16 electron, that means stable complex, एंड एक और होता है एंड डायामैग्नेटिक, स्टेबल है और ये डायामैग्नेटिक भी है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं 17 और 18 वाला। कॉम्प्लेक्स follow 17 and 19 electron, that means unstable and पैरामैग्नेटिक, अनस्टेबल होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। सो ये कुछ हमारे इसके रूल है 18 इलेक्ट्रॉन के जो हमें पता होना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल पे ही एप्लीकेबल होगा और इसके अंदर ये सारे रूल हमने स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को लिए बता दिए हैं। इसके अंदर एक रूल और लिख लो, वो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल। जितने भी हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे वो हमारा 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे। सो ये हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के कुछ बेसिक से रूल हैं कि ट्रांजिशन मेटल के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट किस टाइप से हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर हम इस कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं कि कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमारा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बाद नेक्स्ट हमारा आने वाला है इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के साथ साथ आप लोगों को ये टेबल भी पता होना चाहिए। इस टेबल को आप चाहे इसको कुछ भी करो, मगअप करो, याद करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, लेकिन इसको करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोमेटालिक का 2 नंबर का क्वेश्चन IIT जेम हो या CSIR नेट हो, कोई भी एग्जाम हो केमिस्ट्री का, ग्रेजुएशन और मास्टर बेस के ऊपर या PhD के बेस के ऊपर या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन का आएगा तो आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड कितना है उसके साथ। तो सबसे पहले देखो कार्बोनाइल का 2 है और ये फॉस्फीन का 2 है, ये याद होना चाहिए। अमीन का 2 है, अमाइड का सिंगल 1 है, ये याद रखना। जितने भी हैं हाइड्रोजन का 1 है, अल्कीन का देखो साइड से 2 है, अल्काइन का साइड से 2 है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड, देखो अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है कि एक ही डबल बॉन्ड होता है ना। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड ये साइड वाला है ना, यही उसको डोनेट करेगा, एक 5 बॉन्ड बच जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड इसका बच जाएगा, ठीक है। अल्काइन का साइड से फिर ये ईटा 216 का 2 है। तो ये सारा का सारा टेबल आप लोगों को, नाइट्रोसाइल बेंड है तो 1 है और ये अगर लीनियर है तो 3 है। तो यहाँ से आप लोगों को ये जरूर याद रखना। एक तो इसमें थोड़ा बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, 1 और 3 के अंदर बहुत बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बहुत ज़रूरी है। हेलोजन का सिंपल सा हेलोजन हाइड्रोजन दोनों का 1 याद रखना, ठीक है। और मिथाइल का 1 CH3 जैसे यूज करेंगे उसका 1 होगा, राइल का भी 1 होगा, कार्बोनाइल CO अगर इसके अंदर है असाइल फॉर्म में है तो वहाँ पे 1 होगा, वैसे कार्बोनाइल का 2 होगा। फिर ईटा 1 यहाँ पे तो 1 3 5 ये लिख दिया है, 6 7 ये तो आपको जरूरत नहीं है याद करने की। जो 1 है तो 1 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 6 7। ईटा वाला जितना भी हेप्टेसिटी का था मैंने अभी बताया था, तो हेप्टेसिटी में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इजीली वहाँ से कर लोगे। सिंपल सा आप लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों को ये वाला ग्रुप है ना, ये इतना ग्रुप इतने ही ग्रुप में आएगी, बाकी ये तो सारे क्लियर है, ठीक है। ये सीधा सीधा क्या है PR3 के अंदर अगर ये फॉस्फीन है तो 2 है, अमीन है तो 2 है, अमाइड का है तो 1 है, इतना याद रखना। ज़्यादा इसमें और कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, सिंपल सा नहीं आने वाली, क्योंकि बाकी सब तो बहुत इजी है। 1 बार 2 बार 3 बार इसको पढ़ोगे देखोगे तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे देखो
कार्बिन है 2 है, ठीक है, कार्बिन है 2 है Cr2, और दूसरा हमारे अल्कोक्साइड का 1 है। ये देखो म्यू CO में 2 मेटल के बीच में है तो भी हमारा ये दोनों मेटल 2 ही देगा। और म्यू अल्काइन, अल्काइन में है तो देखो अगर अल्काइन दे रखा है मतलब जो अल्काइन के अंदर ये हमारा 4 का कंट्रीब्यूशन देगा। कैसे देगा कि दोनों पाई बॉन्ड उसमें से पार्ट करेंगे तो एक पाई बॉन्ड 2 देगा, दूसरा पाई बॉन्ड 2 देगा, तो 4 हो जाएंगे। और म्यू अल्काइल सिंगल है, अल्काइल का तो मतलब वो तो 1 ही देगा। और फॉस्फेट ये भी क्या है 3 देगा, वहां पे हमारा 2 दे रहा था, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ये आप लोग याद कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर हमारा ब्रीजिंग में है हेलोजन तो वहां पे 3 देगा, सिंगल हेलोजन हमारा 1 देता है, बट ब्रीजिंग में 3 देता है। तो टेबल आप लोगों को मस्ट याद करनी है। टेबल अगर आपको याद होती है तो आज मतलब इजीली आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल के क्वेश्चन कर जाओगे। अब यहाँ से हम आप लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ही क्वेश्चन है। अगर द कंपाउंड, इसके अंदर देखो पहले, द कंपाउंड विच ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कौन सा कंपाउंड होगा जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है। अब ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए, एक सबसे पहले क्या है कि अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल करना है तो आपको बेसिक सी चीज बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जितना भी हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है सो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो आपको पता होना ही होना चाहिए। अगर उसको कैसे भी याद करो, जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम मैं याद करता हूँ तो इन लोगों को सीधा सीधा मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। जब भी मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, तो इस टाइप से मैं इनको लिख लेता हूँ। फिर यहाँ 3 4 5 6 7 8 ऐसे इसको मैं बना के रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना के रखता हूँ कि आगे मुझे कहीं भी दिक्कत ना आए, कि ये वाले ट्रांजिशन मेटल का मैं करता हूँ तो कहीं भी मुझे दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। कहीं भी मुझे कॉपर, निकल, जिंक 9 10, तो इस टाइप से अगर मैं बना के रखता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आती। अब इसमें सारे कवर हो रहे हैं, जैसे Mn का वहां से कितना होता था वैसे 25 है, 18 के साथ 18 प्लस कर दिया है, 18 + 3, 18 + 4, 18 + 5, तो 18 तक तो हमने हटा दिया, 18 + 6, 18 + 7। तो यहाँ से हम सीधा सीधा ले लेते हैं, इसका 25 था बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया 25 के बाद Mn का 7 प्लस यहाँ से मैंने कहा था अगर आप टेबल से देखोगे तो कार्बोनाइल कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा हमें, एक कार्बोनाइल 2 का कंट्रीब्यूशन दे रहा हो तो 3 कार्बोनाइल कितना देंगे 6 का, तो ये हो गया हमारा 13। पहला तो बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। दूसरा देखेंगे Fe कितना दे रहा है हमारा 8, Fe हमारा 8 दे रहा है, 8 प्लस एक कार्बोनाइल कितना दे रहा है 4 4 8, ये हमारा हो गया 16, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम वेनेडियम, V कितना दे रहा है हमारा 5 प्लस कार्बोनाइल कितने हैं 12, ये कितना होगा 17। उसके बाद देखते हैं क्रोमियम, क्रोमियम कितना दे रहा है हमारा 6 प्लस 6 दूनी 12 18। सो ये हमारा है, इसका राइट आंसर क्या है हमारा डी। अब राइट आंसर ऐसे डी कैसे है, आपको लोगों को सीधा सीधा बता दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना है मेटल का, प्लस जितना भी लिगेंड का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे देखना है, लिगेंड का कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड कर देना है। तो टोटल वैलेंस, टोटल हमारा अगर इलेक्ट्रॉन 18 आता है तो हमारे ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ओबे करता है, ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दैट मीन ये हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है। अगर ये 18 नहीं आता, जैसे ये तीनों हैं, ये तीनों नहीं ओबे कर रहे हैं, नॉट ओबे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे विच कंपाउंड ओबे कर रहा है, या पूछ लेगा कि 3 या 4 कंपाउंड देके आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ओबे नहीं करता 18 इलेक्ट्रॉन को। तो एक जैसे तीनों कर रहे होंगे, एक नहीं कर रहा होगा, किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन को मोल्ड करके या रोटेट करके पूछे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब सेकंड हम देखते हैं द कॉम्प्लेक्स विच ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एक एग्जांपल और है हमारे पास, तो इसके अंदर देखिए कौन सा कॉम्प्लेक्स ओबे करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। सो अभी बताया था 8, Fe कितना करता है 8 प्लस 8 16 हो गया। यहाँ पे निकल का कितना होगा, निकल का कितना होगा बताइए जरा, अभी मैंने लिखा था निकल का कितना होगा, निकल का 10 प्लस निकल का हमारा होगा 10, और उसके बाद फॉस्फीन यहाँ से कितनी 3 6 10 6 16 और एक 17, ठीक है। इसका कितना होगा टोटल 17, ये हो जाएगा हमारा 17। आयरन का हमारा 8 प्लस 3 ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 6 और प्लस PPS3 कितना देता है 2। इसको हम बाद में जोड़ के बताएंगे, बाकी सभी को निकाल के देखते हैं एक बार।
ताकि आप लोगों को कंसेप्ट में क्लियरिटी आए। कंसेप्ट में क्लियरिटी आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्रोमियम का कितना था, Cr 6 प्लस 10 ये इसका है। उसके बाद हमारा 6 प्लस ये हमारा होगा Cp 5 5 10, ठीक है। 5 5 10 ये हो गया हमारे। तो Cp से हम लोगों को क्या देखने को मिला, देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा 16, यहाँ से हो गया हमारा 16 और यहाँ से हमारा आ गया 18। तो एक बार के लिए इसका राइट आंसर तो सीधा सीधा ये हो गया निकल वाला। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखने की हैं। जैसे एक जगह हमने लिखा था 16 और 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करे, वो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। बट यहाँ डायरेक्टली लिख के दिया है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कौन सा करेगा। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कभी कभी 16 का भी पूछ लेता है। बट जो ट्रांजिशन मेटल है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कौन सी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाती है। अगर इनमें से कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने वाला होता तो वहाँ इजीली हम 16 इलेक्ट्रॉन को भी एज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स काउंट करते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्वेश्चन नंबर 2। सो इसका राइट आंसर निकाले। इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको डीपीपी दिया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिया जाएंगे, उनको सोल्व करना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपका मतलब स्कोरिंग क्वेश्चन है, यहाँ से इजीली आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द बॉन्डिंग ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन TiCp फॉर इज सच दैट, इनमें से कौन से टाइप से इसकी बॉन्डिंग होगी वो बताना है। आल Cp रिंग आर पेंटाहेप्टो, मतलब हेप्टेसिटी मैंने बताई थी ना साइक्लोपेंटाडाइनिन की, हेप्टेसिटी मैंने आपको बताई थी। सो देखिए हेप्टेसिटी मैंने बताई थी आप लोगों को, अगर ऐसे हो मेटल के साथ तो ये ईटा 1 होगा, ऐसे हो मेटल के साथ तो ये ईटा 3 होगा, और अगर ये हो मेटल के साथ तो ये ईटा 5 होगा। तो ये पहले में बोल रहा है पेंटाहेप्टो। सो पेंटाहेप्टो का मतलब ये है कि 5 कंट्रीब्यूशन एक साइक्लोपेंटाडाइनिन का 5 होगा। तो सीधा सीधा 5 होगा। तो टाइटेनियम के साथ अगर हमारा ये है Cp 4 Cp हैं तो 5 इंटू 4 20 पहले ही चलेगा। टाइटेनियम का कंट्रीब्यूशन तो इसमें ऐड ही नहीं करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ऊपर जा रहा है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर अगर देखें तो 20 तो वैसे ही हो रहा है, सीधा सीधा है। टाइटेनियम का ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। स्कैंडियम का 3, टाइटेनियम का 4, प्लस इसके अंदर 4 ऐड और करेंगे सो 24 हो जाएगा। सो ये आंसर तो नहीं हो सकता। ऐसे आपको कैलकुलेशन करके देखना चाहिए हर क्वेश्चन का। ऐसे देख के तो मैं सीधा सीधा बता दूंगा। इसमें से मैं बोलूँगा कि भाई इसके अंदर कौन सा होगा। 2 Cp रिंग्स आर मोनोहेप्टो एंड अदर 2 रिंग्स आर पेंटाहेप्टो। 5 दूनी 10 और 2 12 और 4 16, ये हो सकता है। तो इसका मैं सीधा सीधा ऐसे निकालने के लिए राइट आंसर सी बोल दूंगा, उसके बाद कोई। लेकिन फिर भी आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस को भी तो काटना पड़ेगा, आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी कि बाकी ऑप्शन क्यों कट रहे हैं। 1 Cp रिंग इज पेंटाहेप्टो एंड अदर 3 रिंग्स आर मोनोहेप्टो। अगर 3 ये है, एक 5 लेगा और बाकी 3 में 3 लेगा तो प्लस 4, 5 4 9 3 12। तो ये ना तो 16 है ना 18 है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं आल Cp रिंग्स आर मोनोहेप्टो। तो Cp रिंग सारी मोनो का मतलब होगा 4 Cp रिंग है तो 1 गुणा 4 जमा 4, तो ये हमारा 8 आया। तो ये भी हमारा ना 16 फॉलो करता ना 18 फॉलो करता। बट ये वाला हमारा है, ये हमारा क्या है कि 1 Cp रिंग इज पेंटाहेप्टो एंड 3 रिंग। ये जो है 2 Cp रिंग्स आर मोनोहेप्टो एंड अदर 2 रिंग्स आर पेंटाहेप्टो। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया इसका। इस टाइप से अगर आपको देख रखा है हेप्टेसिटी का ये इंपॉर्टेंट रोल है, जो मैंने पूरा एकदम अच्छे से आपको बताया, तो उसका यहाँ जाके एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो आप लोगों को ये करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को डेफिनेटली करना है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि पेंटाहेप्टेसिटी और ये मोनोहेप्टेसिटी या फिर इसमें से 3 वाला कंट्रीब्यूशन भी आता है, वो भी आप लोगों को मस्ट करना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं मेटल कार्बोनाइल को। सो मेटल कार्बोनाइल में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा होने वाला है मेटल कार्बोनाइल। सो मेटल कार्बोनाइल एंड देयर बॉन्डिंग, ये हमारा अगला पार्ट होने वाला है, मेटल कार्बोनाइल और देयर बॉन्डिंग। दैट मीन्स मेटल कार्बोनाइल और इसकी बॉन्डिंग किस टाइप से है वो सब हम देखेंगे। तो मेटल कार्बोनाइल, ये हमारा मेटल कार्बोनाइल है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये वीक
सिग्मा डोनर एंड स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होता है मेटल कार्बोनाइल में, कि एक मेटल और कार्बोनाइल का एक बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए जिसके अंदर क्या होता है कि सिग्मा जो होता है वो वीक होता है डोनर, और पाई होता है इसका एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप लोगों को मेटल कार्बोनाइल में ये होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी बॉन्डिंग क्या पे क्लासिफिकेशन, हाँ मेटल कार्बोनाइल के अंदर ये होना चाहिए। अब वीक सिग्मा डोनर, अब सिग्मा बॉन्डिंग कैसी होगी और पाई बॉन्डिंग कैसी होगी हमें देखना है। बॉन्डिंग के अंदर ये तो मेटल कार्बोनाइल का चैप्टर होगा, सीधा सीधा मेटल के साथ कार्बोनाइल है। बॉन्डिंग के अंदर देखते हैं बॉन्डिंग इसकी कैसे होगी वो दिखाते हैं। सो बॉन्डिंग में हमारा क्या है, बॉन्डिंग में पहले सिग्मा बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग में क्या है कि हमारा प्लस माइनस है, प्लस ये हमारा लाइक मेटल का ऑर्बिटल है और ये हमारा लिगेंड का है, कार्बोनाइल का है। तो सिग्मा बॉन्डिंग क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, जिसके अंदर स्फेरिकल शेप हो और उसके अंदर स्फेरिकल शेप हो, तो जिसके अंदर स्फेरिकल शेप हो सिग्मा स्फेरिकल होते हैं। पाई बॉन्ड हमारा डबल डाई शेप होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल के अंदर माइनस प्लस माइनस, ये हो गई हमारी सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डिंग इस टाइप से होता है, और सिग्मा बॉन्डिंग जस्ट इसमें शो करने के लिए किस टाइप से सिग्मा बॉन्डिंग होती है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। दूसरा हमारा लाइक ये मेटल का था और ये लिगेंड का था। अब दूसरा ये जैसे CO का था, यही लिख दो ना CO का। अब दूसरे के अंदर हम देखते हैं पाई बॉन्डिंग, कार्बोनाइल में क्या कर रहा था अभी ये इधर कर रहा है वीक सिग्मा डोनर स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर सॉरी। तो यहां पे हमारा क्या होगा, ये जैसे मेटल है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये हमारा CO की है, ठीक है, प्लस माइनस। तो ये दोनों का इंटरेक्शन होगा पाई बॉन्ड के थ्रू। तो ये हो गई हमारी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। ये मेटल कार्बोनाइल की क्या होगी हमारी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। ये बनेगा इधर से, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये होगा पाई बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे ये होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सो बाकी कार्बोनाइल का जो हमारा एनर्जी डायग्राम है वो आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ऑलरेडी करवा दिया गया है, बट ये हमारी कुछ इसकी केमिकल बॉन्डिंग की मेटल कार्बोनाइल की क्या है केमिकल बॉन्डिंग, और ये बता रखा है सिंपल सा इसके अंदर मेटल कार्बोनाइल क्या होता है और इसमें किस टाइप से बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम इसका मूव करते हैं मेटल कार्बोनाइल का। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल, कितने टाइप की होती है। तो टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल में क्या होता है, दूसरा क्या है नेक्स्ट पार्ट इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। सो मेटल कार्बोनाइल क्लासीफाई किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो लिगेंड के बेस पे क्लासीफाई किया जाएगा, में क्या करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ligand present in मेटल कार्बोनाइल्स। सो सबसे पहला हम करेंगे कि मेटल कार्बोनाइल्स लिगेंड के बेस पे किस किस टाइप का होगा। तो उसके अंदर क्या करते हैं मेटल कार्बोनाइल, इसका होगा एक होमो लैप्टिक और दूसरा इसका होगा हेट्रो लैप्टिक। सो होमोलैप्टिक में क्या होगा कि जितने भी लिगेंड होंगे वो सारे सेम ही होंगे,
एग्जाम्पल इसके FeCO5 CrCO6, ठीक है। ये तो हो गया जिसके अंदर लिगेंड क्या हो, सारे लिगेंड कार्बोनाइल हो, उसको कहते हैं होमोलेप्टिक। और दूसरा हम क्या करेंगे, हेट्रोलेप्टिक आपको दिखाते हैं। तो हेट्रोलेप्टिक में मेटल प्लस कार्बोनाइल्स और प्लस अदर लिगेंड, ठीक है। FeCO3 PPH3 ट्वाइस, ये इसका एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे मेटल प्लस कार्बोनाइल्स। तो ये दो टाइप का हो गया हमारा लिगेंड के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन, इसके अंदर कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है उसके बेस पे। एक होमोलेप्टिक होता है, एक हेट्रोलेप्टिक होता है। होमोलेप्टिक में ये होगा, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। कहीं आपको मल्टीपल सेलेक्ट में एक क्वेश्चन डाल दिया जाएगा तो वहाँ से आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, बहुत ईजी है। दूसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा हमारा होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, on the basis of metal present in metal carbonyls, ठीक है। तो मेटल प्रेजेंट इन द मेटल कार्बोनाइल। सो ये भी दो टाइप का होता है, एक हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, एक होता है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। एक होता है हाई न्यूक्लियरिटी, एक होता है लो न्यूक्लियरिटी, ठीक है। सो हाई के अंदर क्या होगा, मेटल ग्रेटर देन 4 होंगी, और लो के अंदर क्या होगा, मेटल लेस देन 4 होंगी। इसका मैं बताता हूँ किस टाइप से हाई और लो का है। तो इसके अंदर क्या करना है, जब हम ये करेंगे, जब ये हम करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, सो हाई न्यूक्लियरिटी का मतलब क्या है कि जिसके अंदर मेटल 4 से ज़्यादा हो, लो न्यूक्लियरिटी का जैसे मेटल 4 से कम हो। सो ये एक अलग से पार्ट आएगा, वहाँ इसको और क्लियरिटी से करेंगे, हाई न्यूक्लियरिटी और लो न्यूक्लियरिटी। इसके अंदर हमारा जैसे जेंटल आयन एक पार्ट नेक्स्ट आएगा, जिससे क्वेश्चन वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, तो वहाँ पे इसका और बेसिकली क्लियर कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कार्बोनाइल। तो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यू इज इक्वल टू, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा न्यू इज इक्वल टू 1 और 2 पाई सी √k/μ सेंटीमीटर इनवर्स। सो यहाँ से आप क्या सकते हो, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया और इससे आगे भी आने के चांस है पूरा क्वेश्चन। सो यहाँ से क्या कहता है, फोर्स कांस्टेंट रिड्यूस्ड मास, म्यू क्या हमारा, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। रिड्यूस्ड मास हमारा म्यू है यहाँ से। सो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है हमारा, यहाँ से हम क्या देखते हैं, रिड्यूस मास को। हाँ, रिड्यूस मास का फार्मूला क्या होता है, m1 m2 m1 प्लस m2। ये बताएंगे कैसे इसको यूज करेंगे, m1 m2 दो हमारे दिए मिलेंगे मास, तो उसको हम किस टाइप से यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखने वाले हैं कि बॉन्डिंग की कुछ चीजें हैं, वह हम यहाँ से करने वाले हैं। मान लो, देखो इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। यहाँ से हम दो चीज समझने वाले हैं। जब भी कोई मेटल के साथ कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स होगा, जब भी कोई मेटल के साथ कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स होगा, तो दो चीज मिलेंगी। एक तो न्यू मेटल के साथ कार्बन की फ्रीक्वेंसी, और दूसरा न्यू कार्बन के साथ, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी हमको पता होनी चाहिए। ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेंगी कि मेटल पे डिपेंड करेंगी, मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लिगेंड किस टाइप का है, सिग्मा डोनर है या पाई एक्सेप्टर है। ये 3 पॉइंट इसके ऊपर लगेंगे, तीनों ही पॉइंट को लगाएंगे। और दूसरा, ये 3 पॉइंट्स के साथ क्या कनेक्ट होगा, ये वाला पॉइंट कनेक्ट होगा रिड्यूस्ड मास का। जैसे हमारा क्या है, न्यू CO दोनों के साथ है, CO कार्बन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ से रिड्यूस मास निकालेंगे। फॉर्मूला सबसे पहले क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है K के। तो जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरा क्या है,
दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/√ν। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा √ν कम होना चाहिए, तभी हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे मान लो CO है, CO की जगह CH होता तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन इन दो को लेके ये फॉर्मूला यूज करके हम रिड्यूस मास निकालते। ये कार्बन और ऑक्सीजन को लेके रिड्यूस मास निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन में नीचे एडिशन में है, तो एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा, तो इसका ही रिड्यूस मास ज़्यादा होगा। तो रिड्यूस मास ज़्यादा होगा इसका, तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस मास कम है तो इसकी ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से हम देखेंगे कार्बोनाइल के साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच होगा तो उसकी हम रिड्यूस मास देखेंगे। अगर वो ज़्यादा है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी, और कम है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सो आप इसको देखने के लिए क्वेश्चन में हमें करना क्या है वो भी आपको लिख दिया है। अब कुछ एक फ्रीक्वेंसी है जो मैं आपको कुछ फ्रीक्वेंसी है वो आपको लिखवा देता हूँ, वो फ्रीक्वेंसी को याद करने में इजी रहे और बहुत आसानी से क्वेश्चन आप कर सको। तो सबसे पहले µCO फ्री स्टेट में कैसा होगा, एक µCO टर्मिनल में कैसा होगा, 2 µCO ब्रीजिंग में कैसा होगा, ठीक है, 3, और इसके बाद µCO टर्मिनल फ्रीक्वेंसी, ब्रीजिंग, और ये 3 हो गई हमारी टर्मिनल फ्रीक्वेंसी, ब्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद एक हमारा होगा CO अगर प्लस की स्टेट में तो कैसा होगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप 2184 सेंटीमीटर इनवर्स, 2184 सेंटीमीटर, 2143 84 तो उसका होगा 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, 2184 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा इसका 2184 सेंटीमीटर इनवर्स होगा प्लस वाले का। और टर्मिनल और ब्रीजिंग, टर्मिनल का ज़्यादा होगा, ब्रीजिंग का ये 2150 से 1850, 2150 से 1850, और ये आ जाएगा हमारा 1850 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और न्यू से CO कितना हो जाएगा 1730 से। ये फ्रीक्वेंसीज आपको याद रखनी है, मस्ट याद रखनी है। इन फ्रीक्वेंसीज को अगर याद रखोगे तो आप लोगों को एक बेसिक सा आइडिया आ जाएगा कि अगर हमारा कार्बोनाइल बिल्कुल फ्री स्टेट में है, कोई उसके बाउंडेशंस नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आएगी एज कम्पेयर टू अदर कार्बोनाइल। अगर उसके साथ दूसरे कार्बोनाइल का कंपैरिजन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, तो हम देखेंगे कि जो फ्री वाला होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, टर्मिनल के ऊपर है, टर्मिनल ग्रुप के ऊपर इससे थोड़ी सी 2120 से, हाँ, इससे थोड़ी सी कम होएगी, इससे थोड़ी कम होएगी, हाँ, 2120 से लेके 1800 तक, मतलब टर्मिनल किसी के एकदम फ्री होगा तो इतना होगा कि टर्मिनल मतलब किसी के साथ जुड़ा है लेकिन टर्मिनल पोजीशन के ऊपर एकदम सेपरेट पोजीशन है, सो वहाँ इससे थोड़ा सा कम होगी, इस ग्रुप तक आएगा। वो टर्मिनल के ऊपर किस वे में है वो भी देखना पड़ेगा हमें, कि टर्मिनल सिंगल है या फिर और ग्रुप अटैच है, या उसके साथ मेटल के साथ कोई पाई एक्सेप्टर लगा है, या पाई एक्सेप्टर लगा है, या सिग्मा डोनर लगा है। वो सब चीज़ें यहाँ से हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ से यूज करेंगे। टर्मिनल का कितना लाइक 2120 मैक्सिमम है और 1850 मिनिमम है, तो किस इसकी रेंज क्यों दी गई है, क्योंकि जो टर्मिनल पे लगा होगा तो उसका हमें देखना भी पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, µCO ब्रीजिंग में है तो इसकी उससे कम हो जाएगी, क्योंकि दो साइड से उसको खींच रहा है, सो ब्रीजिंग में इसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम। और जैसे पॉजिटिव में है मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्लस चार्ज है, ये गेन कलर अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2184 सबसे ज़्यादा इसी की होगी, 2184। और उसके बाद 3 के अंदर है तो यहाँ पे 3 टाइप से बॉन्डिंग होगी, तीन जगह से बंधा होगा कार्बोनाइल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी एज कम्पेयर टू अदर। सो ये हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का है। सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बाद हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के अंदर हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, ये हमारा हो गया है। तो इसके अंदर फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यू फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा चार्ज ऑन द मेटल कॉम्प्लेक्स। अब चार्ज ऑन द मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, चार्ज ऑन द मेटल। जैसे मेटल के ऊपर हमारा प्लस चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, यहाँ से CO से इलेक्ट्रॉन को लेगा। अगर मेटल के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये CO को इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट करेगा एज पाई बॉन्डिंग।
ये 5 बॉन्डिंग की तरह इसको डोनेट कर देगा, यहाँ सिग्मा की तरह यहाँ से लेगा इससे। अगर ये इसको डोनेट करता है तो इसकी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इसकी। ये इससे ले रहा है तो ये इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ क्या करेगा, प्लस चार्ज को खत्म करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया है कि इसके अंदर अगर प्लस माइनस चार्ज है मेटल के ऊपर तो वीक पाई बॉन्डिंग होगी और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्डिंग होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, CO फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, पाई एक्सेप्टर है तो सिग्मा डोनर है, यहाँ से सिग्मा डोनर है। मेटल के ऊपर अगर माइनस चार्ज है, अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्डिंग वीक है, अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल एंड वीक पाई बॉन्डिंग शो करता है, मतलब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब CO को दे देगा, लेकिन पाई बॉन्डिंग यहाँ पे वीक है। अगर पाई बॉन्डिंग वीक है दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, CO फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरे के अंदर क्या होता है, सिग्मा डोनर, और सिग्मा डोनर है तो भी CO की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये देखते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का पार्ट यहाँ से खत्म होता है। दूसरा क्या हो जाते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन है, न्यू CC डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये CO का था, न्यू CC का देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, दूसरा हमारा सिंगल ये है, तीसरा हमारा, इससे हमारा CO का थोड़ा हमें सीखने को मिलेगा। सो ये एक हमने एक चीज़ अभी आपको बताई थी, देखिए कि न्यू इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के, फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फोर्स कांस्टेंट सबसे ज़्यादा इसका होगा, सो इसकी न्यू CC फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी यही होगा। ये आपको पता है ना चाहिए। फोर्स देखो, मेटल के ऊपर अगर मेटल के ऊपर सिग्मा डोनर लिगेंड, कार्बोनिल को छोड़ के दूसरे लिगेंड जैसे यहाँ पे CO है, यहाँ पे NH3 प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा CO को, तो ये क्या करेगा, इसको न्यू CO को डिक्रीज करा देगा, न्यू CO को ये डिक्रीज करा देगा क्योंकि इधर से दे रहा है। अगर यहीं पे मेटल के साथ, इसी की बजाय अगर मैं मेटल के साथ NO2 लगा दूं या CN लगा दूं, तो ये क्या, ये तो पाई एक्सेप्टर है, तो ये क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन इधर लेंगे, तब इसको देने की कोशिश करेंगे। अगर ये इधर खींचेंगे तो CO फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। बस यही कंसेप्ट है, इतना ही याद रखना आप लोगों को, CO फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ये देखा, प्रेजेंस ऑफ अदर लिगेंड ऑन द मेटल, जैसे सिग्मा डोनर दूसरा प्रेजेंट है या फिर पाई एक्सेप्टर प्रेजेंट है, सिग्मा डोनर प्रेजेंट है, तो क्या करेगा ये न्यू CO फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करा देगा। और पाई एक्सेप्टर प्रेजेंट है दूसरा, कोई पाई एक्सेप्टर प्रेजेंट है तो न्यू CO फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा देगा, CO फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा देगा। अगर वो है तो न्यू CO फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करा देगा। ठीक है, ये दो ही चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। दो के बाद सिंपल सा इसके अंदर एक एग्जांपल हम लेके दिखाते हैं आपको। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर तीसरे में हमारा है और नंबर 4 पे हमारा है ठीक है। तो चारों के चारों आगे हमारे नंबर 4 पे हमारा चारों के चारों यहाँ पे आ गए। अब इसके अंदर सारे कंसेप्ट को एक बार लगा के दिखाते हैं आपको, चार्ज वाले को। ठीक है, चार्ज वाले कंसेप्ट को इसमें लगा के दिखा रहे हैं। तो चार्ज वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्या कहता है, देखो
सबसे पहले क्या कहा था, प्लस वाला, ये इसको बहुत ज्यादा जरूरत है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 3 नंबर की। उसके बाद हमने कहा था ये प्लस, ये इसके अंदर चार्ज प्लस जरूर है यहाँ पे, बट ये क्या है कि टर्मिनल पे CO है, टर्मिनल पे है, टर्मिनल की बजाय ज्यादा क्या था, फ्री स्टेट वाला। 3 के बाद 2 के बाद क्या होगा, सबसे कम किसकी होगी, सबसे ज्यादा उसकी होगी, फिर 2 के बाद ये इसकी होगी, फिर इसके 1 की, और 1 के बाद ये माइनस चार्ज है, ये तो मेटल के ऊपर लाइक वेनेडियम के ऊपर चार्ज माइनस है तो दे रहा है, तो इसकी तो सबसे कम होगी ना, नंबर 4 की सबसे कम। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इससे आप लोगों को कुछ समझ आया कि किस टाइप से हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किस टाइप से हमें निकालनी है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ सिग्मा डोनर का और पाई एक्सेप्टर का और वो मेटल पे चार्ज का आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कैसे करना है, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी जब इसको और अच्छे से, जब भी लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड में करेंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि ये सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है, ये सिग्मा डोनर लिगेंड लाइक NH3 प्रेजेंट होगा, वहाँ पे क्या करेगा, लोन पे डोनेट मेटल को कर देगा, डोनेट कर देगा, तो मेटल को तो जरूरत नहीं ना कि इधर से टेंशन पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई टेंशन पैदा ही नहीं करेगा, तो सीधा सीधा CO फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज होगी ना, मेटल इसकी तरफ क्यों ध्यान देगा, इस CO की तरफ क्यों ध्यान देगा, जब उसको इजीली इलेक्ट्रॉन मिल ही रहे हैं तो क्यों इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाएगा, इसकी तरफ नहीं जाएगा तो इसका ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये C और O ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, अगर इसको टेंशन पैदा होता है इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तो इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपेरिजन में, तो इससे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये कोशिश करेगा इधर से ले, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इसमें वाइब्रेशन पैदा होंगे, तो ये हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो वाइब्रेशन पैदा कर रहा है इसी फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये घटे बढ़ेगी उसी को देख रहे हैं। सिग्मा डोनर के केस में, पाई एक्सेप्टर के केस में क्या करते हैं, पाई एक्सेप्टर एक बार मेटल को दे रहा है लेकिन पाई बॉन्डिंग के थ्रू वापस ले रहा है, पाई बॉन्डिंग के थ्रू वापस ले रहा है, तो ये इसके ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है क्योंकि इसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यही देख रहे हैं, पहला चार्ज का हमने एक एग्जांपल लेके दिखा दिया, अब ये सिमिलरली इनको देखना है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल को कैसे प्रिपरेशन करते हैं, पहले कहते हैं डायरेक्ट मेथड है, एक हमारा मेथड है जिसके अंदर सीधा सीधा मेटल प्लस कार्बोनाइल, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के बाद हमारा दूसरा क्या गया, डायरेक्ट मेथड के बाद दूसरा क्या है, एक तो हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया, सीधा ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा क्या है, रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन, रिडक्टिव कार्बोनाइल रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हमने एल्यूमिनियम यूज किया, उसके थ्रू कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, और भी रिड्यूसिंग एजेंट इसमें सोडियम वगैरह यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा है फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन, फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन, फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन में फोटोकेमिकल कंडीशन होगी या थर्मल कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग Fe2CO10, ये हमारी फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशन के अंदर भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशन पे ऐसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। FeCO5 है, सॉरी इधर FeCO5, इससे बनेगा ये डाइमर, ठीक है, इससे डाइमर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लेंगे, इधर से 2 जाएगा तो ये क्या Fe2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO5 5 10 हो जाएंगे, एक CO बाहर निकाल देगा, तो ये Fe2CO9 एक वेल नोन कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर हम मेटल बॉन्ड निकालेंगे तब इसको बहुत अच्छे से करेंगे। सो ये हमारा कौन सा हो गया, प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। सो उसके बाद एक इसमें नेक्स्ट पार्ट बचता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। प्रिपरेशन के बाद हमारा आ जाता था रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल।
सो इसके अंदर देखो सबसे पहले आज हमने जो करे थे उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, EAN रूल और फ्रीक्वेंसी निकालना। तीनों के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और आपके डीपीपी में मिलेंगे, डीपीपी में भी देंगे आपको सारे क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे ऑर्गेनोमेटालिक बहुत ईजी लगेगी, वहां से ही क्वेश्चन आता है। इसका एक चैप्टर और एक पार्ट बचता है हमारा वो निकालने का, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर IR और P31 निकलेगा। सो दोनों उसके अंदर IR फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए NMR C13 निकालने का बहुत सारा होता है, वो आपके नेट लेवल पे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों के वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो वो जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो वहाँ कराएंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में कराएंगे। सो आज का जितना भी कराया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके अंदर बचता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होंगी, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जैसे कॉलम रिएजेंट। सो अभी तक हमने देख लिया, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस के अंदर हमने देखा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक क्या होती है, वो सब देख लिया हमने। टाइप्स ऑफ ऑर्गन क्लासिफिकेशन देख लिया, इसका बॉन्डिंग इसके अंदर हमने देख लिया। सो अभी हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। सो मेटल कार्बोनाइल्स की कौन कौन सी रिएक्शंस होगी, मेटल कार्बोनाइल कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे हमारा सबसे पहले देखा एसोसिएटिव डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। एक चीज़ हमने देखा है कि ऑर्गेनोमेटालिक में हमने ये चीज़ जरूर फॉलो करनी है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाए और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो किस में एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा, किस में डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा, ठीक है। एक्टिवेशन रिएक्शंस होंगी, फोटोकेमिकल्स रिएक्शन होंगी। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा हमारा कॉलोमेंस रिएजेंट। कॉलोमेंस रिएजेंट को लेके बार बार क्वेश्चन आ सकता है आपकी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कॉलोमेंस रिएजेंट की रिएक्शन आपको पूछी जाए, ठीक है। कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगी, कुछ हेप्टिसिटी चेंज की रिएक्शंस होंगी, तो ये सारा हम इसमें और कार्बोनाइल की रिएक्शंस में देखने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं अपना एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखने वाले हैं। एसोसिएटिव मैकेनिज्म में हमारा क्या है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म में हमारी रिएक्शन क्या से क्या होगी, SN2। सो देखो SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन हमने क्या देखा था, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हमने SN2 रिएक्शन देखी है, और हमारा जब इनऑर्गेनिक के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स करते हैं वहाँ पे भी हमारी SN2 रिएक्शन। तो आप लोगों को SN2 रिएक्शन से फैमिलियर हो गए। SN2 रिएक्शन का मतलब ये है कि पहला एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होगा, LNMCO। तो इसके साथ अगर हमारा PPS3 पहले तो ऐड होगा, ये हो गया पहले, तो इसके अंदर ऐड होगा ये, और ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है। उसके बाद LNMCO और यहाँ पे मेटल के ऊपर PPS3, ये फास्ट स्टेप होगा। यहाँ से CO रिमूव हो जाएगा और LNM PPS3, ये हमारा फर्स्ट टाइप होगी SN2 रिएक्शन, जिसके अंदर एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। पहले एक आएगा, जैसे ये लिगेंड यहाँ पे आया है, और उसके बाद सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप के बाद फर्स्ट स्टेप ये हमारा यहाँ से होगा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, CO यहाँ से रिमूव होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा हमारा नेक्स्ट हमारा इसका जस्ट रिवर्स होगा SN1, जिसके अंदर क्या है LNMCO। पहला स्टेप इसमें रिवर्सिबल होता है। सो यहाँ से क्या होगा, पहले यहाँ से CO रिमूव होगा और इधर CO प्लस हो जाएगा, ये K+1 होगा, यहाँ K-1 होगा। ये इसका क्या होगा कि इसमें से रिमूव हो सकता है और इसके अंदर ऐड हो सकता है। सो सबसे पहले स्टेप में ये LNM, सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे PPS3 अपना रिएजेंट ये लिगेंड लेते हैं PPS3, और सेकंड स्टेप में LNM PPS3 इस पे ऐड हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया SN1 मैकेनिज्म। ये हमारी होगी SN1 रिएक्शन। ऊपर वाली कौन सी थी, SN2 रिएक्शन, ठीक है। ऊपर वाली हमारी SN2 और ये हमारी होगी SN1, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस हमने देख ली कि किस टाइप से हमारी आती हैं रिएक्शन में। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन K2 है, यहाँ पे K-1 और K+1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया है ये हो जाएगा K-1 +1, क्योंकि यहाँ से
रेट ऑफ रिएक्शन देखना। सो ये हमारी हो गया SN1 SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो SN2 के अंदर क्या होता है कि एक लिगेंड पहले प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या होगा, दूसरा अगर यहाँ आएगा तो पहले ऐड हो जाएगा, इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे ये LNM है तो यहाँ पे CO था, यहाँ पे PPS3, ये ऐड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये रिमूव होगा, उसके बाद फाइनली हमारा एक प्रोडक्ट हमको मिलेगा। SN1 के अंदर क्या होता है कि पहले ही फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, सेकंड स्टेप के अंदर दूसरा लिगेंड यहाँ पे आके अटैच होता है। तो ये हमारी होगी एसोसिएटिव डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की रिएक्शंस। फर्स्ट वन तो ये होगी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड वन के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन। दूसरी हमारी होती है एक्टिवेशन रिएक्शन। एक्टिवेशन रिएक्शन में क्या होगा, कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसमें ऐड किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ ऐड करेंगे पर्टिकुलर केस में मिथाइल साइनाइड यहाँ यूज़ करने वाले हैं। और मिथाइल साइनाइड यूज़ करके हम यहाँ क्या मिलेगा कि मिथाइल साइनाइड से हम देखते हैं, तो एक एग्जांपल लेके बताते हैं, CrCO6। अगर इसमें हम मिथाइल साइनाइड यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल साइनाइड यूज़ करेंगे तो इसका क्या होगा, CrCO3 3CS3CN, ये हमारा आ गया है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसके बाद इससे फर्दर हम रिएक्शन करते हैं, ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सर। ये जो बॉन्डिंग इसकी होगी यहाँ पे वीक बॉन्डिंग होगी, जो CH3Cr के साथ जो होगी ना इसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वीक बॉन्डिंग होगी। और वीक बॉन्डिंग होगी ये तो यहाँ से हमें फर्दर प्रोडक्ट बनेंगे। सो अगर हम यहाँ पे CH3CH की एक रिंग लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट फाइनली हमको मिलेगा। इससे हम ये भी बना सकते हैं, एक हमारा ये बन जाएगा। दूसरा अगर हम देखें इससे तो 3PPS3 लें, ये वीक बॉन्डिंग होने की वजह से रिमूव हो जाएगा, तो CrCO3PPS3, ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा हमको। और अगर इसके अंदर हम देखें तो तीसरा हमको, अगर यहाँ से हम C2H4 लेते हैं तो भी हमारा CrCO3 C2H4 3। सो ये हमारी कौन सी होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन ये होगी। एक्टिवेटेड रिएक्शन कौन सी होगी, एक्टिवेशन हीटिंग, हाँ ये हमारी एक्टिवेशन रिएक्शंस होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, सो एक्टिवेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या मिला कि हमारा ये CH3 से हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। इसको यूज़ करके इसको एक्टिवेट कर देंगे तो 3CH3CO3 से रिमूव करके ये हमारा इंटरमीडिएट टाइप यहाँ पे बनता है। इसके बाद क्या होता है कि इस इंटरमीडिएट जो बना हुआ है इसके अंदर क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। वीक बॉन्डिंग के बाद क्या करना पड़ेगा, वीक बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाले लिगेंड है ना, ये इसको रिप्लेस कर देंगे CH3CN को। तो फाइनली इस टाइप का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये कोई रिएक्शन नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन टाइप नहीं है, बहुत आसान है, इसके अंदर ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को रिएक्शन सामने देखते ही आप आंसर इसके अंदर देख लोगे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो देखना बहुत ईजिली इन क्वेश्चन को आप कैच कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है नंबर 3, कार्बोनाइलेट एनायन। सो कार्बोनाइलेट एनायन में क्या देखने को मिलेगा हमको, देखो कार्बोनाइलेट एनायन के अंदर हम देखते हैं Mn2CO10 2Na। सो ये हो जाएगा 2Na MnCO5, ठीक है, 2Na MnCO5। सिमिलरली अगर एक रिएक्शन और लें हम CO2 CO8 2Na CO4, ठीक है। सो एक रिएक्शन और लेते हैं इसकी, ये कौन सी होगी, कार्बोनेलेट एनाइन की। चलो ये दो, ठीक है। सो कार्बोनेलेट एनाइन के अंदर क्या देखते हैं कि जैसे ये हमारा दो मेटल का एक कॉम्प्लेक्स है, तो सिंगल मेटल के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट, जैसे
सोडियम यहाँ पे लेंगे Na+, जिससे ये रिएक्शन ट्रिगर करेगी और उसके बाद फाइनली हमें ये मिलेगा। तो इसके अंदर देखो सीधा सीधा इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी सा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कोलमन्स रिएजेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलमन्स रिएजेंट का क्या होता है, ये हमारा कोलमन्स रिएजेंट है, ठीक है। कोलमन्स रिएजेंट है, इसको मस्ट याद रखना है। कोलमन्स रिएजेंट को बहुत ज़रूरी है, कहीं भी रिएक्शन के बीच में कहीं भी दिखाई दे तो इसको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, लाइक सबसे पहले एक CO देते हैं हम, यहाँ से CO यहाँ से ऐड करें तो इंसर्शन माइग्रेटरी इंसर्शन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाले हैं। सो इंसर्शन रिएक्शन होगी। सो इंसर्शन रिएक्शन कैसे होगी, ये हमारी इंसर्शन रिएक्शन होगी। और जो हमारा ये एक इंटरमीडिएट बना है, ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है FeCO4, ये हमारा इंटरमीडिएट बना है, तो ये R C डबल बॉन्ड O FeCO, ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट से हमें ढेर सारी रिएक्शंस मिलेंगी, ढेर सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इस इंटरमीडिएट से हमारे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ढेर सारी रिएक्शंस आने वाली हैं। सो वो जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या क्या आएंगे, लाइक X2 लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। पहला हमारा प्रोडक्ट ये बनने वाला है। दूसरा, अगर हमें इसके साथ XR लेने वाले हैं या XR लेने वाले हों तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पे अगर H+ लेते हैं तो हमारा बन जाएगा ये एल्डिहाइड। और अगर हम यहाँ पे O2 या H2O लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा एसिड। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ कोलमन्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस कैसे, कोलमन्स रिएजेंट लिया, सबसे पहले हम उसके अंदर एक CO इंसर्ट कराते हैं, CO इंसर्शन होगा तो ये हमारा इंटरमीडिएट ही बन गया। मान लो इंटरमीडिएट बन गया, तो इस इंटरमीडिएट से फर्दर अगर हमें डाई हेलोजन लेते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। इस टाइप से ये हमें कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, एसिड मिलेगा। ये सारी रिएक्शंस आपके सामने ही आपको ऑर्गेनिक से मिलने वाली थी, बट यहाँ से कि इनऑर्गेनिक के साथ लेते हुए हमें ये रिएक्शन मिल रही है। सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक की चीज़ें रिएक्शन एक दूसरे को कन्फ्यूज़ करती है, बट इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनोमेटालिक की रिएक्शन कन्फ्यूज़ नहीं करती। आप लोगों को डायरेक्ट देखते ही पता चल जाएगा भाई कोलमन्स रिएजेंट है, और कोलमन्स रिएजेंट हमें किस टाइप से प्रोडक्ट देता है। बहुत ईजी है ये, इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों को देख के नहीं डरना है। एक बार इस चीज़ को आपको मोस्ट प्रोबेबली इसी को याद रखना है। अगर आप इसको याद रख लेते हो, तो ये रिएक्शंस में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस टाइप से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्जन आपका, तो बहुत इजी है ये, इसको देख के डरना नहीं है, बहुत आसान पार्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। नंबर 4 में कौन सी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं, WCO6, अगर ये PPS3 फोटोकेमिकली देते हैं हम, PPS3 फोटोकेमिकली देते हैं तो क्या रिएक्शन हो गया हमारी फोटोकेमिकल के, क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन किस टाइप से होगी, एक CO को यहाँ से जैसे WCO5 PPS3, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये था हमारा, तो यहाँ से एक CO निकल के 4 5, ठीक है। सो ये हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन के बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस कौन सी आती हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है यूजिंग फाई बॉन्डिंग लिगेंड। नंबर 5 पे कौन सा है, फाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। सो पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स में हम क्या देखने वाले हैं,
सो अभी हमने फोटोकेमिकल्स रिएक्शन देखी। फोटोकेमिकल्स रिएक्शन में क्या है कि जब हम फोटोकेमिकल कंडीशंस के ऊपर लाइक HNU के साथ, फोटोकेमिकल कंडीशंस के साथ अगर हम एक दूसरा लीगेंड इसके साथ लेते हैं तो यहाँ से कार्बोनाइल रिमूव होके और उसको रिप्लेस कर देगा। इससे बहुत ईजी आसानी वाले रिएक्शंस हैं। दूसरा पाई बॉन्डिंग लीगेंड क्या करते हैं कि पाई बॉन्डिंग लीगेंड में जैसे कि हम देख रहे हैं एक CO, यहाँ से इतना याद रखो कि एक CO का कंट्रीब्यूशन 2 का है और पाई बॉन्ड का भी कितना होता है, पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन भी 2 होता है। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड आएगा तो इसको क्या करेंगे, पाई बॉन्डिंग लीगेंड से कंट्रीब्यूशन किस टाइप से करें, देखो FeCO5, मान लो ये हमारी रिएक्शन, इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होती है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो हमारा फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी तो 2 और 2 4, तो यहाँ से 2 CO बाहर निकालने हैं हमको। ठीक है, 2 CO बाहर निकालने हैं। सो 2 CO बाहर निकालने हैं तो ये हमारी होगी है पाई बॉन्डिंग लिगेंड की रिएक्शन। पाई बॉन्डिंग लिगेंड के अंदर क्या कर रहे हैं कि ये एक पाई बॉन्ड दो का कंट्रीब्यूशन रहता है, तो 2 अगर पाई बॉन्ड इसके साथ कंट्रीब्यूट करें तो यहाँ से 2 CO रिमूव हो जाएंगे। इसी टाइप से 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, अगर 6 का लेते हैं यहाँ से तो 6 दूनी 12, अगर हम 4 का ले लेते हैं, एक बार सुन मान लेते हैं 4 का लेते हैं सेम इक्वेशन के साथ FeCO5 प्लस, अगर ये लेंगे तो भी सेम यही प्रोडक्ट आएगा। और अगर हम इसके साथ करना चाहेंगे तो क्या होगा, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है तो कितने करेंगे, 3 पाई बॉन्ड है तो 3 CO को गायब कर देंगे, यहाँ से एक बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगी। पाँच था 3, हाँ। सो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया पाई बॉन्डिंग लिगेंड। एक लास्ट इसके अंदर बचता है, कौन सा बचता है, चेंज द हेप्टेसिटी, चेंज द हेप्टेसिटी। लास्ट वन आता है हमारा, लास्ट वन हमारा होता है चेंज द चेंज द हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी का मैंने आपको पूरा एकदम डिटेल से बताया था कि किस टाइप से ईटा 1 का मतलब होता है 1 कंट्रीब्यूशन एक साइड से, ईटा 2 का मतलब 2 साइड से 2 कंट्रीब्यूशन होगा, 3 कंट्रीब्यूशन होगा, 4 4 कंट्रीब्यूशन, ईटा 5, ईटा 7, ईटा 6 सारे हमने बताए थे आराम से आपको हेप्टेसिटी के अंदर कौन सा ईटा 1 होगा, कौन सा ईटा 2 होगा। सो उसी टाइप से क्या होगा कि सिंपल सा है कि आपको इसके अंदर रिएक्शंस में हम बार बार क्या देख रहे हैं कि जितने लिगेंड का जितना कंट्रीब्यूशन रिमूव हो रहा है उतना ही लिगेंड का कंट्रीब्यूशन ऐड हो रहा है, बस इतना ही है, जितना रिमूव हो रहा है उतना ही ऐड हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो हेप्टेसिटी चेंज के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे कि सीधा सीधा है, ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 4, यहाँ पे हमारी M है तो 1 2 3। ठीक है, अगर इसको फोटोकेमिकली हम देखें और इसका चेंज करके दिखाएं, यहाँ से कितना है, यहाँ ईटा 1 से है, यहाँ कितना हो गया 1 2 3 ईटा 3 से है, तो हेप्टेसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई, इसकी हेप्टेसिटी चेंज हो रही है ना, इजीली देखो, यहाँ ईटा 1 से था, यहाँ ईटा 3 से चेंज हो गया। तो इस टाइप से अगर इससे बंधा होगा ईटा 1 से तो 1 CO को रिमूव कर देगा, और इससे बंधा होगा तो 3 CO को ये रिमूव कर देगा। ये याद रखना हेप्टेसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, MnCO5, सो यहाँ ईटा 1 से है, ईटा 1 से है तो ईटा 1 से ये ईटा 3 में जाएगा, एक से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारी होगी हेप्टेसिटी की रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, हेप्टेसिटी की रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखो, हाँ,
केमिकल रिएक्शंस के अंदर सीधा सीधा एसोसिएटिव मैकेनिज्म रिएक्शंस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो हमारा होगा कोलमेंस रिएजेंट का। एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या है कि एक लीगेंड इस पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और इस लीगेंड का लाइक क्या एसोसिएटिव का कि इसके साथ ही दूसरा ऐड, एसोसिएट का मतलब देखो कोई चीज़ को अपने में ग्रैब कर लेना। ऑलरेडी CO है, दूसरा लीगेंड भी एसोसिएट कर लिया उसने, अपने साथ ले लिया। फिर इसने देखा कि भाई ये तो अनस्टेबिलिटी की तरफ गया, इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूट से ज़्यादा जा रहा है, 19 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो इसके बाद ये क्या करेगा, इनमें से जो जिसकी बॉन्डिंग वीक होगी उसको रिमूव कर देगा। ये स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ से, तो स्ट्रॉन्ग आने के बाद एक CO को यहाँ से रिमूव कर देगा और ये हमारा फाइनली 18 इलेक्ट्रॉन रूल में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी इसको गेन करनी है। तो ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पहला है। दूसरे में क्या कह रहा है इसके अंदर, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कि पहले से उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है मोर देन 18, तो वो स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है। तो उसके बाद यहाँ से डिसोसिएट कर देगा, एक CO को डिसोसिएट कर देगा, लेकिन फिर उसके बाद उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर उसके पास फिर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसने क्या किया, इसको रिमूव कर देगा, ये इसके अंदर फिर से एक ऐड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर क्या देखें। डिसोसिएटिव के बाद एक्टिवेशन रिएक्शन, जैसे 3CH3 मिथाइल वाला एक्टिवेटेड कर दिया, बॉन्डिंग भी बहुत वीक है। एक्टिवेशन मतलब हाईली हीट करके टेम्परेचर दे के उसको 3 CO को हमने CH3CN के से रिप्लेस तो कर दिया है, 3 CO को CH3CN से रिप्लेस तो कर दिया है, बट दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि भाई उसके अंदर वो बॉन्डिंग बहुत वीक है। अगर बॉन्डिंग वीक है तो उसकी जगह फिर ये सारे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाले जितने भी हैं ये आ जाती हैं। ये इस टाइप से कितनी भी रिएक्शन इसके बना लो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाले एज कम्पेयर टू 3CH3CN की बजाय, या CH3CN के रिप्लेसमेंट में इनकी इसके साथ CR के साथ वीक बॉन्डिंग है, इससे ज़्यादा वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के सारे रिएक्ट कर सकते हैं और सारे अपना अपना स्टेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलमेंस रिएजेंट। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा ये एक इंटरमीडिएट ये कोलमेंस रिएजेंट कहलाता है। यहाँ से लेके आप एसिड भी बना सकते हो, ईथर भी बना सकते हो, एसिड भी बना सकते हो, यहाँ एसिड बना, एल्डिहाइड बना, कीटोन बना, एसाइल बना, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोडक्ट यहाँ से हम बना सकते हैं। तो कोलमेंस रिएजेंट की यही इंपॉर्टेंस है, यही खूबसूरती है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से देखोगे, अगर ये FE आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा मल्टीपल सेलेक्ट में कि ये कोलमेंस रिएजेंट का फॉर्मूला सही है कि नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप उसके अंदर भी ध्यान रखिए कैसे बताना उसको, ठीक है। ये पूछे तो उसके अंदर रेडी रहना इसके लिए भी। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या करेगी, एक फोटोन उस पर डलेगा मॉलिक्यूल के ऊपर, जैसे ही फोटोन डलेगा तो फोटोन डलते क्या करे, एक CO को वहाँ से रिमूव कर देगा, ये फोटोकेमिकल, या 2 को 3 को कितने को रिमूव करे और उसके जगह दूसरा ये लिगेंड आ जाएगा, ठीक है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद पाई बॉन्डिंग का क्या है कि अरे भाई कंट्रीब्यूशन इसमें CO का है, देखो अरे सीधा सीधा बता रहे हैं, एक CO का है, 2 कंट्रीब्यूशन है, 5 बॉन्ड, एक 2 देता, 2 पाई बॉन्ड होते तो 2 CO रिमूव हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी टेंशन और महाभारत, आराम से बहुत सिंपल रिएक्शन है, हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, हेप्टेसिटी को चेंज करने वाला, वो भी कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, ये हमारी हेप्टेसिटी को चेंज करने वाली रिएक्शन है, ठीक है। हेप्टेसिटी को चेंज करने वाली ये रिएक्शन है। सो हेप्टेसिटी को चेंज करने वाले के लिए तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देख लिया है, इस चैप्टर में हमने देख लिया सिंपल सा बेसिक डेफिनेशंस वगैरह लेके, ऑर्गेनोमेटालिक क्या होता है, ब्रिज होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बीच का, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी। फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल का और फर्स्ट मेन ग्रुप एलिमेंट का जो मैंने कंपाउंड बताए थे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। टेट्राइथाइल लेड का एक बार मैं वहाँ मिस कर देते, यहाँ बता दो, टेट्राइथाइल लेड का यूज़ किया था कोटिंग के लिए, यूज़ किया जाता है पेट्रोल के अंदर, ठीक है। पेट्रोल के अंदर जो कार्सिनोजेनिक कोटिंग में यूज़ किया जाता है टेट्राइथाइल लेड, ठीक है, याद रखना इसको। दूसरी चीज़ क्या था कि ये सारी चीज़ें बता दी, फर्स्ट ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उनकी क्लासिफिकेशन सारी दिखा दी थी। उसके बाद हमने EN रूल देख लिया था, EN रूल के बाद वो टेबल देखी थी कि लिगेंड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो टेबल आपको मस्ट याद रखनी है। उसके बाद हमने देखा था कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर उसके बेस्ट कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बेस्ट आपको DPP मिल जाएगी। उसके आगे नेक्स्ट हमने देखा था वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रीक्वेंसी किससे, न्यू CO और C की बॉन्ड की किस टाइप से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूँ, न्यू CO और न्यू CC मेटल के साथ कार्बन की बॉन्डिंग वाला फ्रीक्वेंसी और कार्बन के साथ ऑक्सीजन के बॉन्ड वाली फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के रिवर्स होंगी। जैसे ही मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो न्यू CO, अगर कोई ऐसा लिगेंड लगेगा जो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो न्यू CO की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनर उस पर लगेगा तो न्यू CO की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। उस टाइम पे इससे रिवर्स जस्ट न्यू MC की फ्रीक्वेंसी आप कर देना, कोई इशू वाली बात नहीं है। समझना इसको, 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन को अप्लाई करके देखना, 8-10 क्वेश्चन करने पे ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस से ये क्लियर होगा, मैं इसको बताता रहूँगा, कोई
ज़्यादा इशू की बात नहीं है, 10 बार पूछो बता देंगे, लेकिन सीधा सीधा बताता हूँ, न्यू MC न्यू CO। सीधा से याद रखो कि मेटल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वो भी किससे जनरेट होता है, सिंपल सी बात है, वो जनरेट होता है इससे, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस से जनरेट होता है। डेफिशिएंसी और एक्सेस कौन पैदा करता है, डोनर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर वहाँ आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, तो मेटल के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से फिर क्या करेगा, CO की तरफ वो भेजेगा, CO की तरफ भेजेगा, तो C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वहाँ पे कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी लेस रहेगी। अगर वहाँ की बजाय मेटल के से कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला लग गया, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो भाई वो कैसे बर्दाश्त करेगा, उसको भी कहीं से न कहीं से चाहिए। एक आदमी मुझे खींच रहा है, मैं कोशिश करूँ कि मुझे यहीं रहना है, इधर खींच रहा है, मैं कोशिश कर इधर करता, मैं इधर कुछ मिलेगा उसके हाथ के, उसको थोड़ा खींचूंगा ना, ताकि उससे थोड़ा सपोर्ट, वो उधर कम खींचे, मुझे दूसरा मिल रहा है, तो वो CO को खींचना शुरू कर देती है, मेटल CO को खींचना शुरू करेगी, तो वहाँ टेंशन पैदा होगा, वहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का पूरा चैप्टर। वहाँ पे अच्छे से इसके क्वेश्चन करना, बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी नेक्स्ट आपका IIT JEM के अंदर जितने भी हैं वो उधर मूव करने वाला है आपका पार्ट, ये जो आप CSI या नेट उधर के कंसेप्ट है उनकी तरफ IIT JEM मूव करेगा। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आया था मेटल कार्बोनाइल क्या होता है, किस टाइप की उसमें बॉन्डिंग होती है, वो सारी चीज़ें थी। फिर मेटल कार्बोनाइल के साथ हमारी रिएक्शंस किस टाइप, प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी हमने। और मेटल कार्बोनाइल कितने टाइप के, हाई न्यूक्लियरिटी, लो न्यूक्लियरिटी, ये होते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर मेटल कार्बोनाइल में मेटल बॉन्ड्स किस टाइप के, मेटल क्लस्टर्स होते हैं, मेटल बॉन्ड कैसे निकालते हैं, उसकी कुछ चीज़ें अगले पार्ट में हम ये सब देखने वाले हैं। मेटल क्लस्टर, आइसोलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पार्ट और है इसके अंदर देखेंगे, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, सो ये सब पार्ट हमारा कंप्लीट होता है आज का चैप्टर। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मोटिवेटेड, अच्छे से मोटिवेट रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बिंदास रहो, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप उस चीज़ को समझने के लिए मैं इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे, जब आपको और क्लियरिटी आएगी सिलेबस की, बहुत अच्छे से मतलब कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। जब तक अपना आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, जितनी चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि मेनली क्या है कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस टाइम पे, उतना आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर महिपाल साइनिंग ऑफ।